कौन सा डेट था इसको? 23 मार्च 1940, नहीं, लाहौर रेजोल्यूशन, सॉरी, ये टाइमलाइन है, टॉपिक हमने लिखा है बट ये टाइमलाइन है ना। 1935 तक हमने टाइमलाइन लिखी, अब दूसरे टाइमलाइन लिखेंगे हम इवेंट्स के, सिर्फ नाम कौन कौन आता है ऑर्डरली। लाहौर रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940, या आप ऐसे लिखिए, इस साइड डेट लिखिए 1940, इस साइड आप इवेंट लिखिए, ठीक है, वैसे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मार्च 1940, ठीक है, यहाँ से क्या लिखा आपने? लाहौर रेजोल्यूशन। फिर अगस्त 1940, यहाँ से लिखिए आप क्वाइट इंडिया मूवमेंट, अगस्त 1940, ये टाइमलाइन है, ठीक है। फिर से, क्योंकि टाइमलाइंस पे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आप लिखेंगे 1940 मार्च, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप लाहौर रेजोल्यूशन, फिर 1940 में ही अगस्त में क्या आया था? अगस्त ऑफर, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं ऑर्डरली, ठीक है। इसके बाद आप लिख लीजिए 1940 एंड 41, यहाँ से लिखिए आप इंडिविजुअल सत्याग्रह। हाँ, अभी हम सर क्वाइट इंडिया मूवमेंट पे नहीं पहुंचे, ठीक है। आप, मैं कुछ स्किप नहीं करूंगा, आई विल मेक श्योर कि आप हर कोई चीज़ कवर करें। सो होल्ड योर हॉर्सेस, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह के बाद आप लिख लीजिए 1942, 1942 मार्च अप्रैल, इसमें आप लिखिए क्रिप्स मिशन, ठीक है। इसी में मार्च अप्रैल के नीचे आप लिख लीजिए सितंबर 1942, सितंबर मार्च, इसी 1942 में सितंबर में आप लिख लिए इंडियन नेशनल आर्मी, यहाँ पे लिखा क्रिप्स मिशन। अभी हमने ये नहीं पढ़े हैं, अगस्त ऑफर तक हमने पढ़ा, इंडिविजुअल से हमें पढ़ने हैं आज, बट हम ऑर्डर पहले लिखेंगे। क्रिप्स मिशन के बाद इसी ईयर में सितंबर, ये मार्च अप्रैल में, ये सितंबर में इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। इसी में, नहीं सॉरी, यहाँ पे आप अगस्त लिखिए, अगस्त में, सितंबर से पहले अगस्त आता है, वहाँ पे लिखिए क्वाइट इंडिया मूवमेंट। मार्च अप्रैल फिर अगस्त में क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में ही इंडियन नेशनल आर्मी बन गई, ठीक है। इसी में आप लिख लीजिए नवंबर 12, इसको आप छोड़ दीजिए, आप नेक्स्ट ईयर लिखिए 1943 ईयर वाला। ये सितंबर में सर इंडियन नेशनल आर्मी बनी, ये हम ऑर्डरली पढ़ रहे हैं कौन कौन सा चीज हुआ, ठीक है। 43 में क्या हुआ? 43 में गांधी जी फास्ट, जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट में बहुत सारे लोगों को मारा गया था, 10,000, हाँ सॉरी, ये आप 1 मिनट रखो इधर ही, ये लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। मुझे यहाँ पे कौन सा पॉइंट ऐड करना है, जब हम आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाएंगे तो उसके साथ ये लिंक है, आप उसको स्पेस रखिए यहाँ पे। गांधी जी फास्ट अगेंस्ट 1943 में, गांधी जी फास्ट अगेंस्ट वायलेंस बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इसी साल में ग्रेट फेमाइन आया था, ग्रेट फेमाइन इन बंगाल,
जिसमें कम से कम 1.5 मिलियन लोग मरे थे। तो ये भी हम पढ़ेंगे। ग्रेट फेमाइन 1943 में आया था बंगाल में, 1.5 मिलियन, 15 लाख लगभग बंगाल में। ठीक है, 1943 में 3 चीज़ें लिखेंगे। गांधी इज फास्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, गांधी इज फास्ट अगेंस्ट वायलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा, ग्रेट फेमाइन इन बंगाल। ठीक है, और एक लिखिए आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, अक्टूबर, इसी को लिखिए अक्टूबर 1943, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। जब हम इस पे आएंगे तो हमें पढ़ना है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। ठीक है, इसके बाद लिखिए 1944, 1944 CR फार्मूला, CR फार्मूला, CR फार्मूला, इसको ब्रैकेट में लिखिए राजा गोपालाचार्य, राजा गोपाल आचार्य फार्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप 1945 जनवरी, ये 43 से 44 हमने लिखा CR फार्मूला। ठीक है, अब लिखिए 1945 जनवरी, देसाई लियाकत पैक्ट, देसाई लियाकत पैक्ट कब हुआ था? ये जनवरी में। फिर आप जून 1945, इसी में ये जनवरी में था, फिर आप जून लिखिए 1945 में ही जून में आया था वेविल प्लान, वेविल VWA, वेविल प्लान, वेविल प्लान। एंड इसी के साथ लिखिए आप, इसी के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस, वेविल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, फिर आप लिखिए सितंबर, इसी में 1945 में, ये जनवरी था, ये जून था, अब सितंबर में आइए इंडियन नेशनल आर्मी रेजोल्यूशन, INA रेजोल्यूशन, ब्रैकेट में लिखिए ट्रायल्स। ठीक है, इसी के साथ लिखिए, इसी के साथ INA डे, ब्रैकेट में इसको लिखिए नवंबर 12, 1945, INA डे 1945, 12 नवंबर। नेक्स्ट आइए आप फिर कैबिनेट मिशन पे 1946, 1946 फरवरी में, पहले फेब, रिन म्यूटिनी। फरवरी में क्या हुआ था? रिन म्यूटिनी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। ठीक है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पैराग्राफ इनके बारे में, सबके बारे में लिखेंगे ताकि आपको एग्जाम के इसमें लगेगा। और दिस इज जस्ट अ टाइमलाइन, क्योंकि टाइमलाइंस आते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे, आपको नहीं लग रहा है कि बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पकड़ सकते हैं। और फिर लिखिए अप्रैल मई, या डायरेक्ट लिखिए अब मई में, इसी साल मई में क्या आया? वेरी गुड, कैबिनेट मिशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कैबिनेट मिशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफ़ी फ़र्क है। तो कैबिनेट मिशन यहाँ से 3 मेंबर कमेटी यहाँ से आई, यहाँ आई, वो 6 वीक यहाँ पे रहे, डिस्कशन किया यहाँ पे, तो फिर उन्होंने रिकमेंड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद आप लिखिए 1947, 1947
नहीं सॉरी, इसके साथ और एक लिखिए, इसी मे के साथ, इसी मे के साथ आप लिखिए वेवल, वेवल, वेवल्स ब्रेकडाउन प्लान, वेवल्स ब्रेकडाउन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लस लिखिए आप वेवल्स ब्रेकडाउन प्लान। फिर इसमें लिखिए 1947 में फरवरी में, फैब में क्या आया, एटलीज अनाउंसमेंट, क्या आया, एटली ने अनाउंसमेंट एक की, सर हम निकल रहे हैं किस दिन पे, हम 1948 जुलाई में हम क्या निकल रहे हैं। बट ये एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, फिर 47 में ही इसको लाया। बट आप लिखिए फैब में किसका अनाउंसमेंट आया, एटली का अनाउंसमेंट। फिर उसके बाद आप लिख लीजिए जून प्लान, जून 1947, जून, फैब के बाद जून 1947 में ही माउंट बैटन प्लान, माउंट बैटन प्लान, और इसी माउंट बैटन प्लान के अंडर इंडिया क्या हुआ, पार्टीशन हुआ। तो कहाँ तक हुए अब, माउंट बैटन प्लान फाइनल है, क्योंकि इसी प्लान से इंडिया क्या क्या हुआ, पार्टीशन हुआ। गॉट इट। अब somebody कोई पढ़े अब कहाँ से, लाहौर रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन से 1940 मार्च लाहौर रेजोल्यूशन, अगस्त ऑफर 1941 इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह, गुड। 1942 मार्च अप्रैल क्रिप्स मिशन, देन अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक, देन सितंबर इंडियन नेशनल आर्मी, नवंबर पैसेज, 1943 गांधी जी फास्ट एंड अगेंस्ट गवर्नमेंट वायलेंस, ठीक, बंगाल ग्रेट फेमाइन, ठीक, अक्टूबर आजाद हिंद गवर्नमेंट, ओके, 1944 CSCR फार्मूला, 1945 जनवरी देसाई लियाकत पैक्ट, सही, जून वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस, वेरी गुड, सितंबर इंडियन नेशनल आर्मी रेजोल्यूशन ट्रायल्स, ओके, इंडियन नेशनल आर्मी डे, ओके, 1946 वेरी फरवरी रिंग ड्यूटी, गुड, देन अप्रैल में कैबिनेट मिशन प्लान एंड वेवल्स ब्रेकडाउन प्लान, वेवल्स ब्रेकडाउन प्लान, ठीक है, 1947 फरवरी एटलीस्ट अनाउंसमेंट एंड जून माउंट बैटन प्लान, माउंट बैटन प्लान, ठीक है। अभी कौन आया जो अभी रिसेंट आया, हम आप ये लिखेंगे, हमने कुछ अभी ना उतना नहीं पढ़ा है, हमने एक क्रोनोलॉजी टाइमलाइन एक रखी इन इवेंट्स की, क्योंकि आपको सबसे पहले रिवीजन प्रिपरेशन आपको यहीं से स्टार्ट करनी है, प्रिपरेशन आपको यहीं से स्टार्ट करनी है। पहले आपको क्या करना है, इसको काम है किसी के पास या ठीक है, सबसे पहले प्रिपरेशन कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, इसी टाइमलाइन से। पहले आप 1858 से लेकर 1857 से लेकर 1947 तक यही टाइमलाइन पहले आप याद रखेंगे, उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, डीप हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और मेक श्योर जिसको ये टाइमलाइन याद नहीं है, देन यू हैव नो राइट टू रीड द हिस्ट्री, आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप हिस्ट्री पढ़े अगर ये टाइमलाइन आपको याद नहीं है, ठीक है। अब लिख लिए सर, अब पहले क्या पढ़ा था, लाहौर रेजोल्यूशन हमने लिखा, अगस्त ऑफर लिखा था, फिर तो हमें इंडिविजुअल सत्याग्रह लिखना है, लिखिए अब इंडिविजुअल सत्याग्रह। थैंक यू मोहसिन फॉर योर वंडरफुल कमेंट। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 to 1941। आपको ये टाइमलाइन समझ आई, इसको मैं आगे आगे देखो, वी हैव द प्लान, वी हैव द प्लान कि हम 2 दिन में खत्म करेंगे इन इवेंट्स को सब, ठीक है, इन सबको 2 दिन में खत्म करेंगे, तो आपको थोड़ी सी और मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। सो बी फास्ट इन राइटिंग, ठीक है, साथ साथ में हम लिखते जाएंगे, साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगा मैं, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1941, नई हेडिंग
इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 to 1941, यहां तक पहुंचे हम, ये हम पढ़ रहे हैं, ये आपको लिखना है, ये वाला। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इशूड order that restricted freedom of speech, expression, freedom of speech, press, freedom of speech, expression, press, comma, assembly. In response, next point, in response, Gandhi ji initiated a movement with a limited satyagraha strategy. ऑर्डर आया, उसने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट हमारे जो फंडामेंटल राइट्स मानो, ठीक है। गांधी जी ने यहां से क्या किया, एक सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। हाउएवर ये लिमिटेड सत्याग्रह ही क्यों किया, क्योंकि उस टाइम वॉर था, ही डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द, ये प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहते थे ब्रिटिशर्स पे, ठीक है। एज ए रिस्पॉन्स उसने क्या, गांधी जी ने स्टार्ट किया लिमिटेड सत्याग्रह, यानी कि आप इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या करें, काम करें, किसके लिए, टू डिमांड फ्रीडम ऑफ प्रेस, स्पीच एंड असेंबली, ठीक है। ये छोटा मोटा ऑर्डर है, आप लिखिए। लिमिटेड सत्याग्रह स्ट्रेटजी टू डिमांड फ्रीडम ऑफ स्पीच, assembly, press, expression, speech, assembly, press, ये सब चीजें, and called for march to Delhi, यानी कि मार्च टू दिल्ली मतलब ये जनवरी फरवरी मार्च नहीं है, दिल्ली चलो, ठीक है, मार्च टू दिल्ली, इफ नॉट अरेस्टेड, इफ नॉट अरेस्टेड। इसने इन सत्याग्रह को बोला आपको कहां चलना है, दिल्ली चलना है। अगर आप अरेस्ट नहीं हुए तब हमारा रुख कहां पे होगा, तो इसी में ये दिल्ली चलो मूवमेंट अगर क्वेश्चन आएगा कि किस में था, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह में, ये एज ए क्वाइट इंडिया मूवमेंट का पार्ट नहीं था, ये उनका पार्ट नहीं था, किसका, ये यहाँ पे कंफ्यूज करने, क्योंकि ये लगता है दिल्ली मूवमेंट चलो एक बड़ा मूवमेंट था, बट इट इज अमंग द इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। अब लिखिए इसमें प्रोमिनेंट सत्याग्रहीज, प्रोमिनेंट लीडर्स, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखवा रहा हूं, ये पॉइंट, ठीक है। पहला जो है विनोबा, कौन, वेरी गुड, विनोबा, VINOBA, विनोबा भावे, BHAVE, बिहेव, ठीक है, विनोबा। फर्स्ट सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था, इन्होंने। सेकंड जवाहरलाल नेहरू। थर्ड ब्रह्मदत्त। ये तीनों नाम आप जरूरी याद रखेंगे, ब्रह्मदत्त। वहां पे पूछते हैं सीधे कि कौन सा पहला सत्याग्रह इंडिविजुअल सत्याग्रही था, कौन था, विनोबा भावे। सेकंड जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। In this moment, 25,000 people
5,000 people were arrested. अब नाम इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसका डेट इंपॉर्टेंट है, इसके लीडर्स इंपॉर्टेंट है, और ये दिल्ली चलो मूवमेंट किस में था, इसी में था। ठीक है, गॉट इट? यू सीम कंफ्यूज्ड। वो भी हम पढ़ेंगे। हाँ हाँ, वाईकुम सत्याग्रह भी इसी में आता है। आप उसको एक बार इसको ये करना, चेक करना, अकॉर्डिंगली आप उसमें ऐड करना उसको। ठीक है, मुझे थोड़ा खुद भी इसमें कन्फ्यूजन है। वाईकुम सत्याग्रह 2 हुए थे, ठीक है, डिफरेंट टाइम्स में। तो जब हम इसमें पढ़ेंगे ना इंडिविजुअल सत्याग्रह, जब हम लैंड रिफॉर्म्स आफ्टर 1947 के बाद हम पढ़ेंगे, जो लैंड रिफॉर्म्स में हम पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल सत्याग्रह उस टाइम भी स्टार्ट हुआ था कि आप बोदान करें, पूरी लैंड को क्या दे, आप गवर्नमेंट को दे, वो फिर हर किसी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कि हम उसमें वो पढ़ेंगे 3 मूवमेंट्स। ठीक है, लिखिए अब नेक्स्ट पॉइंट, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, मार्च 1942। क्रिप्स मिशन 1942। The Cripps mission was led by the Cripps mission was led by the Cripps mission was led by Stafford, Stafford, Stafford Cripps, Stafford Cripps in March 1942. Aimed to secure Indian cooperation, aimed to secure Indian cooperation for the British war efforts, for the British war efforts. Indian cooperation for British war efforts. Indian, देखो वहाँ पे वार चल रहा था, तो ब्रिटिशर्स नीडिड कॉपरेशन फ्रॉम द इंडियंस सो दैट कि वो वार एफर्ट्स में उनको कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें ये ऑफर दिया। मैंने कल समझाया, तो अगस्त ऑफर इसलिए आया था, क्रिप्स मिशन इसीलिए आया था। ठीक है, वार एफर्ट्स अगेंस्ट द एक्सेस, अगेंस्ट द एक्सेस पावर, ड्रिवन बाय द इमिनेंट जापानीज थ्रेट। मैंने आपको कल बोला जापान का थ्रेट था, वो कहाँ तक पहुंचा था, यहाँ तक पहुंचा था, तो इमिनेंट थ्रेट बन गया जापान का। सो ब्रिटिशर्स को दे नीडेड द सपोर्ट ऑफ द इंडियंस, तो उन्होंने फिर सपोर्ट के लिए ऑफर्स दिए। ठीक है, कौन सा ऑफर पहले दिया, अगस्त ऑफर, फिर दूसरा जब अगस्त ऑफर फेल हुआ फिर दिया क्रिप्स मिशन, ये क्रिप्स मिशन आया फिर। ठीक है, इसमें भी ऑफर्स ही थे, जो उसमें ऑफर्स थे इसमें भी वही ऑफर्स थे, बट सम चेंजेस थे। ड्रिवन बाय द इमिनेंट थ्रेट and pressure from allies to resolve the India's political। आप हंस रहे थे इसलिए आप मिस हो गए। to resolve India's political कहाँ तक पहुंचे आपने, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। पॉलिटिकल डेडलॉक। मेन प्रपोजल, ये भी प्रपोजल रिकमेंडेशंस जैसे उसमें आए थे, डोमिनेंट स्टेटस, वार एडवाइजरी काउंसिल, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें भी सेम लिखिए आप वो पॉइंट्स। पहला पॉइंट मेन प्रपोजल या मेन ऑफर्स, हेडिंग डोमिनियन स्टेटस, इसी के अंडर लिखिए इट प्रपोज्ड क्रिप्स मिशन के हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रपोजल्स या ऑफर्स पढ़ रहे हैं। पहला ऑफर क्या दिया उन्होंने, डोमिनियन स्टेटस। इट प्रपोज्ड एन इंडियन यूनियन
Indian Union. It proposed an Indian Union with dominant status within British Empire. Dominant status within British Empire, allowing it to have the free relationship with the Commonwealth, and participate in to have the free relationship with the Commonwealth and participate with the United Nations. Commonwealth किनको कहते हैं? Commonwealth कौशल पे इंग्लिश पे तंजीम अगर बोझन दपन ये शायद खबर कुछ तंजीम चलावन तालिबान चलावन कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज ब्रिटिश के अंडर थे, यूनाइटेड किंगडम के अंडर थे, वो कंट्रीज क्या कहलाते हैं? कॉमनवेल्थ। ठीक है, ये ब्रिटिश के अंडर जितने भी कंट्रीज थे उनको क्या बोलते हैं? ये उन्होंने ये टर्म दी थी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये कहाँ से? ये यूके के अंडर थे। इंडिया भी क्या थे? यूके के अंडर थे। तो ये जो कंट्रीज थे इनको क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ में है। ठीक है, विद इन द रेंज ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स। तो हम क्या कर सकते थे? हमारी फ्री चॉइस दी गई थी कि आप ओपन फ्री रिलेशनशिप रखें। किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया के साथ, कनाडा के साथ, जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है हम उनसे डायरेक्टली डील कर सकते थे। आ रहा है समझ? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली with elected members, it proposed constituent assembly with elected members from provincial legislature and nominees from princely states. एंड नॉमिनीज, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दो किस्म के लोग होंगे, एक इलेक्टेड होंगे और एक होंगे नॉमिनीज होंगे। जो इलेक्टेड होंगे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से होंगे, जो नॉमिनीज होंगे वो प्रिंसली स्टेट से होंगे। गॉट इट? इट्स सिंपल। नॉमिनेटेड मेंबर्स कहाँ से थे? प्रिंसली स्टेट से। और इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ से थे? प्रोविंशियल स्टेट्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट कंडीशंस, इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंडीशन रखी। क्या रखे? कंडीशंस। लिखिए जल्दी जल्दी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रोविंसेस नॉट ज्वाइनिंग, ब्रिटिश कंडीशंस आप लिखिए। प्रोविंसेस, फर्स्ट पॉइंट इसी में, प्रोविंसेस नॉट ज्वाइनिंग प्रिंसली स्टेट्स, नॉमिनीज फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। अब कंडीशन लिखिए, प्रोविंसेस नॉट ज्वाइनिंग द यूनियन। इसने प्रपोज क्या किया था? इंडियन यूनियन। पहला पॉइंट लिखा डोमिनेंट स्टेटस, प्रपोज द इंडियन यूनियन। इसने क्या बोला? देखो पहले सुनो, यहाँ पे कैसा मसला हुआ जो भी कश्मीर के साथ फिर रिलेटेड हो गया, जो भी बाकी ये फिर इश्यूज क्यों बढ़ गए। देखिए यहाँ पे इसने गलती की, बोला जो यूनियन उसने प्रपोज किया था, अगर कोई स्टेट या प्रिंसली स्टेट, खासकर ये तो नहीं, खासकर प्रिंसली स्टेट क्योंकि ये तो इनके अंडर ही था, प्रिंसली स्टेट जो नहीं चाहेगा रहना किन के साथ? यूनियन के साथ, वो सेपरेट अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। क्या रहेगा? सेपरेट। इनके साथ अगर वो नहीं रहना चाहता है तो वो क्या रखेगा? सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या करेगा? वो अलग से ब्रिटिशर्स के साथ एग्रीमेंट करेगा। आ रहा है समझ? इंडियन यूनियन ये जो गवर्नमेंट था, फॉर एग्जांपल अगर इसका हेड जवाहरलाल नेहरू होता तो उन्होंने क्या प्रपोज किया था? सर हम क्या बनाएंगे? एक इंडियन यूनियन बनाएंगे। उसमें क्या होगा? प्रिंसली स्टेट्स भी आएंगे, ये जो ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स भी होंगे, चीफ कमिश्नर्स भी होंगे। अब अगर कोई प्रिंसली स्टेट नहीं चाहेगा, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर नहीं चाहेगा कि हम इसके साथ मिले, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग से लगाएंगे। क्या रखेंगे? अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग से। और फिर उसके बाद आप डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के साथ सेपरेट एग्रीमेंट कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, सेपरेट एग्रीमेंट। अब ये क्या, इसमें क्या हुआ, इट वाज आल्सो कंसिडर थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि इनको क्या दी गई थी, यहाँ से इनको दी थी चॉइस, आप आए या ना आए। तो उन्होंने क्या किया फिर, इसीलिए फिर जो यहाँ से हमने इसीलिए पाक, जो महाराजा हरि सिंह बोल रहा था कि मैं अलग रहूँगा, हैदराबाद वाले बोल रहे थे मैं अलग रहूँगा, जूनागढ़ वाले भी क्या बोल रहे थे, हम अलग रहेंगे, जो सिक्किम था लेटर पीरियड में एंटर हो गए, वो भी क्या चाहते थे, अलग, मणिपुर भी क्या चाहता था, अलग। सो इट बिकेम थ्रेट ऑन इंडियन यूनिटी, इंडियन यूनिटी। तो इस बेस पे इट वाज रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस, इसी बेस पे जो ये सेपरेट चॉइस दी गई थी प्रिंसली स्टेट्स को, इट वाज रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस। क्यों, इट वाज थ्रेट ऑन द इंडियन यूनिटी। तो इससे क्या हो गया, इससे ये क्रिप्स मिशन हो गया। वो पॉइंट तो अच्छे थे, डोमिनेंट स्टेटस, वो तो चाहते थे ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वो भी इस बेस पे भी रिजेक्ट हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्हें बोला चलो अच्छी बात है अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। तीसरा पॉइंट जो असली मेन काज फेलियर का है, प्रिंसली स्टेट्स को अलग से चॉइस दी गई थी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप यूनियन में ज्वाइन हो जाओ, अगर नहीं अच्छा लगे आप अपनी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, फिर आप सेपरेटली ब्रिटिशर्स के साथ एग्रीमेंट में आ जाओ। ठीक है, दैट बिकेम द काज ऑफ इट्स फेलियर, और इसी का फेलियर बन गया काज ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट। जब ये अगस्त ऑफर भी फेल हुआ, क्रिप्स मिशन भी फेल होगा, गांधी जी ने बोला अब तो नहीं चलेगा, अब तो डू और डाई सिचुएशन पे हम पहुंच गए हैं, अब तो हमारी पेशेंस ज़्यादा ये नहीं रही है, आप टेस्ट करो हमारी पेशेंस से, ऊपर से अब वॉर भी चल रहा है। गांधी जी ने बोला यही मौका है अब क्या इन पे अटैक करने का। तो फिर इसी के फेलियर की वजह से हमने क्या किया, लॉन्च डू और डाई सिचुएशन पे हम पहुंच गए। तो गांधी जी ने ये कॉल से स्टार्ट किया फिर ये मूवमेंट। लिखिए आप इसको, कंडीशंस को, यही हमें लिखना है, लिखिए। Provinces not joining the union could establish a separate constitution. Provinces not joining the union could establish a separate constitution. Any province which is not prepared to accept the union। आप पीछे रह गए, फिर से कहाँ तक पढ़े, any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement, with Britain regarding its future status। ठीक है, कोई बात नहीं। Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status। ये मैंने बोला पहले, अगर आप खुश नहीं हैं तो आप सेपरेट ये रख सकते हैं, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप सेपरेटली किसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली ब्रिटिश, टू डिटरमाइन इट्स फ्यूचर। ठीक है, अब यही बन गया फिर प्रिंसली स्टेट्स का मसला, यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसके बाद कैबिनेट मिशन में भी ये आएगा, तो फिर असली में फिर माउंटबेटन प्लान में भी ये आएगा, इसीलिए इतना कम्युनल वायलेंस हो गया। ठीक है, मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करता रहूंगा। लिखिए अब नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशंस में negotiation of a treaty for the transfer of power and the rights of the minorities will be protected or safeguarded।
safeguarded. This is considered as, last point इसमें, this is considered as a blueprint for the, this is considered a blueprint for the partition of India. नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज रिजेक्टेड बाय द, यही ब्लूप्रिंट बन गया किसका, फिर पार्टीशन का, क्योंकि देखो इसने यहाँ पे ही इनको चॉइस दी है, अब इनका जो ये डिमांड ये स्ट्रेंथन हो गई है ना, तो इन्होंने क्या किया, माइंडसेट बन गया अब हमें भाई साहब चाहिए। फिर मैंने बोला मुस्लिम लीग की भी पावरफुल बन गई यहाँ पे, एवन के खान अब्दुल गफार खान, उसने भी बोला था मुझे चाहिए, बट उसकी डिमांड एक्सेप्ट नहीं की थी, उसने बोला था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। इवन की हिंदू महासभा ने बोला हमें भी दे दो, उन्होंने बोला कि हमें बंगाल एरिया दे दो, ठीक है, उनको लगा कि अभी बट रहा है सब में, कट रहा है अभी सब में बटेगा, तो बट इट वॉज नॉट ऑल्सो एक्सेप्टेड, ठीक है। अब लिखो इसका, किसने इसको रिजेक्ट किया, किस बेस पे रिजेक्ट किया, इसी बेस पे रिजेक्ट किया, कांग्रेस लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, हिंदू महासभा, सिक्स oppressed classes या depressed classes voiced against it, depressed classes voiced against it because they considered it as a threat on, a potential threat on Indian unity. Concept threat on Indian unity. Gandhiji described this proposal as a post-dated check. Described this proposal as a post-dated check. Post-dated check on a crushing bank. बोला इस on post-dated check on a crushing bank, यानी कि ये उन्हें चेक ऐसे दी है उस बैंक के पास जो ऑलरेडी क्या हो रहा है, क्रश हो रहा है, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर तो डूब रहा था, अभी वर्ल्ड वार में इनको पिटाई पड़ रही थी और ये वीकन भी हो रहा था, इनके फाइनेंस लॉसेस भी हो रहे थे, सोल्जर्स लॉस हो रहा था। तो गांधी जी ने इसी को एक टर्म बोला, इट्स ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रशिंग बैंक, ठीक है। क्रिप्स, लास्ट पॉइंट आप लिखिए, क्रिप्स मिशन केम with a rigid attitude, quote unquote, take it or leave it. Take it मतलब इसी अप्रोच एटीट्यूड के साथ वो आया था, take it or leave it. Take it or leave it stance, which hampered the further negotiations. आ रहा है समझ? एंड दिस रिजल्टेड द, जब ये इस एटीट्यूड के साथ अगर आपको लेना है तो ले लो वरना छोड़ दो। गांधी जी ने बोला आप तो हिस्से कर रहे हो हमारी कंट्रीज को, अब हम आपको सबक सिखाएंगे, अब हम लॉन्च करेंगे क्वाइट इंडिया मूवमेंट। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट पेज पर, हाँ सॉरी, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। देखो फेलियर यही हुआ था, लिखो आप क्वाइट इंडिया मूवमेंट, उसमें आप फिर से इसको रिवाइज, इसको कागज में लिखेंगे, इसको लिखो क्वाइट इंडिया मूवमेंट। अब नया वो हुआ ना स्टार्ट, इसी की इमीडिएट काज क्वाइट इंडिया मूवमेंट का यही था, इसका फेल होना। गांधी जी ने बोला अब ऐसे ये करते हो, हमें तो डोमिनियन स्टेटस भी नहीं चाहिए,
हमें फुली क्या चाहिए अब, आप तो अभी डोमिनेंट स्टेटस पे ही चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, और आप तो हमारी कंट्रीज को डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे उन्होंने क्या किया, स्टार्टअप क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, लिखो क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, नई हेडिंग, ऑल्सो नोन एज August movement, August movement, also known as leaderless movement, leaderless movement, also known as Wardha movement, WARDHA, Wardha movement. The Quiet India Movement resolution, the Quiet India Movement resolution was adopted at Gowalia, GOWALIA, Gowalia tank, वारदा, इसके साथ में ही वारदा में गोवालिया टैंक है, वहां पे ये मीटिंग हुई, जहां पे क्या पास हुआ, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑन 8th August 1942 by All India Congress Committee, Causes, नीचे लिखो causes of Quiet India movement। पहला काज क्या था, फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, लिखो फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। Inflations and shortage, next point, inflation and shortage of essential goods, due to supplies diverted to southeastern region, supplies diverted to southeastern region, southeastern for the soldiers, for supporting soldiers and World War II. मैंने बोला जापान यहाँ तक पहुँचा था, म्यांमार तो कवर किया था, अंडमान निकोबार भी उन्होंने कवर किया था। तो जो यहाँ के सोल्जर्स थे या ये रिसोर्सेज जो थे वो कहाँ शिफ्ट हो गए, अब यहाँ की ओर। तो जो जितना भी खाना था, कपड़े थे, वो कहाँ जा रहे थे, अब यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ द फूड हो गया। सो लो डिमांड हाई प्राइस, या हाई डिमांड हायर द डिमांड हायर द प्राइस। यहाँ पे गुड्स की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, तो प्राइस विल ऑल्सो, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी। और यहाँ पे जब डिमांड ज़्यादा थी तो सप्लाईज ऑलरेडी यहाँ से यहाँ जा रही, तो सप्लाई कम थी, तो शॉर्टेज ऑफ द गुड्स हो गई, प्राइस इन्फ्लेशन भी हो गया और शॉर्टेज भी हो गया। क्यों? क्योंकि गुड्स को क्या किया गया था, डाइवर्ट टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट एशिया। क्योंकि यहाँ पे जापान यहाँ पे कंट्री है, तो यहाँ पे ये फिलीपाइंस को अटैक कर रहा था, म्यांमार को, लाओस को, साउदर्न चाइना साइड को, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, डाइवर्ट हो गया ऐसी चीज़ें, तो यहाँ से क्या हो गया, शॉर्टेज ऑफ द गुड्स, डिमांड बढ़ गई, प्राइसेस भी बढ़ गए, तो सप्लाई हैम्पर होगी। तो ये भी वजह बन गया क्या, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्योंकि लोग इसीलिए निकले क्योंकि उनको लगा था कि क्या, उनको लगा था कि ब्रिटिश क्या करेगा, ये सिस्टमेटिकली अचीव फाक दिवन, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, पढ़ी है आपने? स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी मतलब
अगर ये है, ये कोई एरिया है, तो हम यहाँ पे ही इसको, ये एरिया है, यहाँ पे हम ऐसे बैरियर बनाएंगे सोल्जर्स का, यहाँ पे हम गुड्स को आने नहीं देंगे। यानी कि यहाँ ये वैसे नहीं मरन फाक, जैसे इसराइल गाजा में करता है, वो देखो वो बॉर्डर रफा बॉर्डर है, उन्होंने यहाँ पे क्लोज किया, किसी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस गाड़ी को यहाँ आने नहीं देते। जो आएगी उसको इसराइली क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं और उन चीज़ों को तबाह कर रहे हैं, और यहाँ खाना नहीं जाता है। इसको बोलते हैं स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। गॉट इट? तो इनको लगा हमारे साथ क्या कर रहा है, ये जानबूझ के ये क्या कर रहे हैं, सप्लाई स्टॉप कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, यही पॉलिसी ये अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये क्या आगे क्विट इंडिया मूवमेंट में, पहला रीजन क्या था, फेलियर ऑफ द क्रिप्स, दूसरा उस टाइम इन्फ्लेशन हुई थी और शॉर्टेज ऑफ द फूड्स हुए थे। क्यों? मगर फूड्स यहाँ डाइवर्ट हो गए थे। इसीलिए जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, क्यों? उनको लगा था कि खाना कम पड़ रहा है, दे डिमांडेड फूड। इसीलिए फिर चर्चिल ने बोला था, दे आर वेरी डर्टी पीपल, दे ब्रीड लाइक रैबिट्स, क्योंकि खाना कम पड़ रहा था, तो इसने बोला दे ब्रीड लाइक रैबिट्स। एक एक के 8-8 बच्चे हैं, तो चट्टी है उनको इतने बच्चे पैदा करना। अभी कम खाना था तो ये सस्टेन कर सकते थे, बट ये एरोगेंस देख के क्विट इंडिया, चर्चिल की एरोगेंस देख के क्विट इंडिया मूवमेंट और भड़क गया। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज कि उन्होंने इंडियंस की फीलिंग्स को हर्ट किया, तो सारे इंडियंस अब और क्विट इंडिया मूवमेंट में आ गए। ठीक है, लिखिए थर्ड काज, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। Economic insecurity, in which gold was hoarded, या hoarding of gold। सबों ने जब इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी बढ़ गई, सबों ने बोला अब सेफ इन्वेस्टमेंट कहाँ रखेंगे हम, जिसके पास भी पैसा था उन्होंने गोल्ड को हड़पने की कोशिश की। ठीक है, होर्डिंग ऑफ द गोल्ड, लॉसेस ऑफ द बैंक्स, etc. Next point, fear of Japanese invasion, in northeast region of India, because Japan already took over किस एरिया पे, साउथ ईस्ट एशिया पे और बर्मा पे। ठीक है, जापानी ऑलरेडी टुक ओवर साउथ ईस्ट एशिया एंड बरिया। अब इसके बाद कौन सा इमीडिएट थ्रेट किसको था, इंडिया को। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, जल्दी आप प्रेशराइज करो किसको, ब्रिटिशर्स को, हमें छोड़ दे। ठीक है, द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, नेक्स्ट, अब ये लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ मूवमेंट। द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, the Quiet India resolution demanded the immediate, a point लिखो आप, the Quiet India movement, a point, या Quiet India movement demanded, फिर एक पहला पॉइंट लिखिए, immediate end of British rule in India, formation of provincial government, post British withdrawal, और उन्हें कमिटमेंट भी की थी, मतलब जो फॉरेन कमिटमेंट थी वो लिखो आप, कमिटमेंट टू फ्री इंडिया,
commitment of free India, commitment of free India to resist imperialism and fascism. Imperialism and fascism. फैसिज्म भी जैसे इंपेरियलिज्म है, ये फैसिज्म इटालियन फिलॉसफी थी, इटालियन कंट्रोलिंग फिलॉसफी थी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, ये राइट विंग थी, ठीक है, मुसोलिनी की पॉलिसी थी, फैसिस्ट, ठीक है। फैसिस्ट वो क्या करते थे, उन्होंने हर कोई चीज़ कंट्रोल किया था, उन्होंने आटा तक भी कंट्रोल किया था, आप यही आटा खा सकते हो और सारे यही खा सकते हैं, ये कपड़े पहन सकते हो और सारे सबको यही कपड़ा पहनना है। सो इट्स अ राइट विंग हार्श कंट्रोलिंग अनडेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फिलॉसफी। उसमें ये कहाँ पे इन्होंने अडॉप्ट की थी, ये इटालियन फिलॉसफी थी। तो गांधी जी ने बोला, इसी मूवमेंट में बोला कि हम रेजिस्ट करेंगे किसको, एक इंपेरियलिज्म को, यानी कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स या अमेरिकन को, यूरोपियंस को, और अगेंस्ट हम रेजिस्ट करेंगे फैसिज्म को, ठीक है। इसी का जो ये है, फिर अदर फिलॉसफीज है, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज आई, फिर है ना, फ्री नेशन का आइडिया आया, वो इनके बाद आए, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, गांधी जी स्टार्टेड दिस मूवमेंट by a famous slogan, do or die. इसको उधर ही ब्रैकेट में लिखो, स्लोगन गिवन बाय किसने, 4 बार मैंने बोला इस क्लास में, हाँ 4 बार मैंने बोला इस क्लास में। साइमन गो बैक किसने दिया था, इसी ने, यस सर। तो पहना हूँ, क्या करूँ, वेरी गुड, नहीं अच्छी बात है। हमेशा नहीं, आपको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हर कोई चीज़ आपको याद नहीं रहेगा, मैनुअल मल्टीपल रिविजन जो होंगे तो आपको आराम से याद रहेगा। बस जो क्लास में मैं बोलता हूँ ज़ुबान से, उस पर थोड़ा सा फोकस करो, फिर आप घर में इजी रहेगा याद करना, ठीक है। डू और डाई which reflected the intensity and urgency of the movement. डू और डाई स्टार्ट किसने किया था, यूज तो फिर गांधी जी ने ही किया, बट रिलेटेड टू वहां पे क्वाइट इंडिया मूवमेंट लिखा होगा। गांधी जी स्टार्टेड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट विद द फेमस स्लोगन, गांधी जी स्टार्टेड क्वाइट इंडिया मूवमेंट विद द फेमस स्लोगन डू और डाई, या डू और डाई स्लोगन इज रिलेटेड टू विद विच मूवमेंट, एंड गांधी जी, यस। यही देखो, असली में ये स्लोगन तो उनका था, किनका, यूसुफ मेहर अली का, बट यूज किसने किया, गांधी जी ने। मैं आपके साथ तकरीर कर रहा हूं, मैंने यूसुफ मेहर अली का ये सुना है, पता है उसने ये बोला है, मैं यूज कर रहा हूं डू और डाई, तो यहां से स्टार्ट। तो पर्टिकुलर होगा, हाँ पर्टिकुलर, अगर गिवन बाय यूसुफ मेहर अली, मगर अगर रैली की बात आ गई, क्वाइट इंडिया मूवमेंट के, इसको यूज, हाँ क्वाइट इंडिया मूवमेंट में किसने यूज किया, तो गांधी जी ने किया। गांधी जी gave the slogan with perspective with related to the क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। इसको फिर भी आप चेक करो, रीचेक करो, मैं गलत हूं तो करेक्ट मी, ठीक है। बट मेरी नॉलेज में साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यूसुफ मेहर अली ने, बट यूज किसने, पॉपुलराइज किसने किया इसको, गांधी जी ने, क्योंकि उसी ने पहले उसको यूज किया लोगों के सामने। अब हमें क्या करना है, डू और डाई सिचुएशन पे हम पहुंच गए। आप गांधी जी लिख लीजिए, यूसुफ मेहर अली लिख लीजिए,
तो यूसुफ मेहर अली होगा। गांधी जी का जब होगा तो वो क्वाइट इंडिया मूवमेंट पर्सपेक्टिव से होगा। वहां पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि डू और डाई किस मूवमेंट से रिलेटेड है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वराज मूवमेंट, ये क्वाइट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किसने पॉपुलराइज किया था? गांधी जी ने। एक्चुअल में अगर वहां पे नहीं लिखा होगा गांधी जी तो वहां पे जरूरी लिखा होगा यूसुफ मेहर अली। इसके बाद अगर हम ये भी पढ़ेंगे स्लोगन्स 10-15 बंदों के, उसमें भी मैं आपको ये कराऊंगा, ठीक है। कहाँ पहुंचे? टाइम अभी है टाइम? ठीक है, इसको कल करते हैं।